हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को समझेंगे। ये दोनों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमें इस एक्ट के अंदर समझने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता चलता है कि कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है जो सेक्शन 12 के अंदर बताई गई है। इससे पहले हमने सेक्शन 10 तक के सारे सेक्शंस को देखा है कि कौन सेलर होता है, कौन बायर होता है, किस तरीके से हम अपने वैल्यूएशन कर सकते हैं प्राइस की। वो सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अब देखिए, हम आते हैं सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 के ऊपर। अगर आप अपने बेरेट को साथ में रखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो अपने बेरेट को जरूर खोल के रखिएगा। हम आते हैं सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। देखिए, दोनों ही सेक्शन के अंदर बात हो रही है स्टिपुलेशन की। स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप हिंदी में देखें तो स्टिपुलेशन का मतलब एक शर्त रखना, कि ये शर्त रखी गई है। अब स्टिपुलेशन अगर हम सेक्शन 11 के अंदर जाएं तो ये स्टिपुलेशन है बेसिकली टाइम के ऊपर, जो कि टाइम से डील करती है। मैं बताऊंगा किस तरीके से टाइम से। और अगर हम सेक्शन 12 के अंदर जाएं तो ये बात होती है गुड्स की। स्टिपुलेशन जो है गुड्स के ऊपर है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम एक बार सेक्शन 11 को रीड करें तो वो क्या बोलता है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। क्या बोल रहा है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कि इसके अलावा कोई और बात दिखती है फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बताया, उसके अंदर हमने अगर इस चीज को लिख लिया तो वो एप्लीकेबल है। अदरवाइज क्या होगा, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट। किस चीज की स्टिपुलेशन, किस चीज की शर्त, टाइम ऑफ पेमेंट की, किसने टाइम में आपको पेमेंट करनी है इस कॉन्ट्रैक्ट की, आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो उसको नहीं माना जाएगा एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, उसको भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप कितने टाइम में पेमेंट कर रहे हो। ये बात बोल रहा है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भाई मुझे तो 10 दिन में पेमेंट चाहिए, तो फिर वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बात दिख रही है। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके की बात नहीं लिखते तो फिर ऐसा नहीं माना जाएगा कि जो पेमेंट करना है वो, मतलब पेमेंट करने की जो स्टिपुलेशन है वो एक एसेंस है कॉन्ट्रैक्ट की, आपको इतने टाइम में पेमेंट करनी है, फिर वो एसेंस नहीं बनेगी कॉन्ट्रैक्ट की। Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract। और इसके अलावा कि भाई इसके अलावा टाइम के अलावा अगर और कोई टर्म है जिसको हमें एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है, जो हमने अपनी बातें लिखी हैं उसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, जैसे मैंने इसके अंदर इसको दो क्लासिफिकेशन करी टाइम के अंदर, जो सेक्शन 11 के अंदर दी गई है, पेमेंट ऑफ प्राइस की। पेमेंट ऑफ प्राइस ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे तभी एसेंस बनेगी कॉन्ट्रैक्ट की, अदरवाइज एसेंस नहीं बनेगी। और परफॉर्मेंस ऑफ अदर टर्म्स, कि आप अदर टर्म्स को रखना चाहते हो स्टिपुलेशन के अंदर, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे डिलीवरी की बात आती है, अब जैसे बहुत सारे केसेस के अंदर देखा जाता है, कोर्ट भी जनरली यही जजमेंट देता है कि प्रेमा फसाई जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सेल के, उसके अंदर जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी का टाइम पीरियड होता है, उसको एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कि मान लीजिए आपने 10 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं की, ऐसे गुड्स हैं, तो वहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड हो जाएगा, अब आपको उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रीच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टाइम वाली बात है वो सेक्शन 11 के अंदर बताई गई है कि जो पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए टाइम को अगर हम देखें तो वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, जब तक कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस तरीके की बात ना लिख दें। या तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिख दें कि भाई हमें तो ये अपने एसेंस बनाना है, हमें तो 2 दिन में पेमेंट चाहिए। अदरवाइज जो पेमेंट ऑफ प्राइस है उसका जो टाइम है वो एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। सेक्शन 11 हमें इतनी सी बात बताता है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 12 के ऊपर। सेक्शन 12 जो है स्टिपुलेशन अबाउट गुड्स के बारे में बात करता है, स्टिपुलेशन ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है। अब देखिए, यहां पे हम देखें जो स्टिपुलेशन ऑफ गुड्स है, इसके अंदर हमने 2 क्लासिफिकेशन कर दिया, हम इसको रीड भी करेंगे। एक हमारी जो स्टिपुलेशन होती है वो कंडीशन बन जाती है, और एक जो होती है वारंटी बन जाती है। अब कब वो स्टिपुलेशन कंडीशन बनती है और कब वारंटी बनती है, सबसे पहले हम सेक्शन को एक बार रीड करते हैं, फिर हम समझते हैं क्या होता है इसके अंदर। सेक्शन 12 बोलता है A stipulation in a contract of sale with reference to goods। किसके रेफरेंस में, गुड्स के रेफरेंस में। which are the subject thereof may be condition और वारंटी। तो इस तरीके की जो स्टिपुलेशन है वो क्या बन सकती है, या तो कंडीशन बन सकती है या वारंटी बन सकती है। अब पहले बताते हैं कंडीशन क्या होती है सबसेक्शन 2 के अंदर। सबसेक्शन 2 जो है मैंने लिखा है 12 सबसेक्शन 2, कब कंडीशन होती है। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन। एक कंडीशन क्या है, एक स्टिपुलेशन, एक शर्त है वो,
एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इस बात को हमें याद करना है कि वो किस चीज के लिए, मेन पर्पस के लिए। मेन पर्पस ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूटेटेड, कि अगर आपने ब्रीच कर दी, अगर आपने ये जो स्टिपुलेशन लगाई गई और इस स्टिपुलेशन को आप ब्रीच कर देते हैं तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो रेप्यूटेट हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, उसको परफॉर्म नहीं किया जाएगा। मतलब कि ये एक ऐसी स्टिपुलेशन होती है जिसको हम एसेंशियल बोलते हैं। अगर ये खत्म तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास बाल्ड्रे वर्सेस मार्शल का केस आता है। बाल्ड्रे वर्सेस मार्शल का केस आता है। यहां पे क्या होता है कि ये इसके पास जाता है, बाल्ड्रे मार्शल के पास जाता है, इससे एडवाइस लेता है कि मुझे एक ऐसी गाड़ी बताइए जो कि ट्रैवलिंग पर्पस के लिए मेरे बहुत अच्छे से यूज हो सके। तो यहाँ पे मार्शल इसको एडवाइस करता है कि आप बुगाटी ले लीजिए, वो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन जब वो उसको यूज करता है तो उसको पता चलता है कि ये ट्रैवलिंग पर्पस की गाड़ी नहीं है। मार्शल बोलते हैं कि मैंने तो इसके अंदर जो बताया था इसके अंदर 12 महीने की आपको वारंटी दी गई है। तो कोर्ट यहाँ पे हेल्ड करता है, कि भाई मार्शल जो तूने इसको बात बताई ना, ये इसके अंदर क्या है, एसेंशियल है, क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो बाल्ड्रे जो था वो गाड़ी ले रहा था और अब वही पर्पस इसका सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसकी एसेंशियल चीज है। यहाँ पे इसकी क्या मानी जाएगी, कंडीशन मानी जाएगी, इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा, रेप्यूटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बाल्ड्रे वर्सेस मार्शल के केस से समझ आता है कि कंडीशन कब बनती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल स्टिपुलेशन होती है। भाई उसने तो सबसे पहले यही बात बोली थी ना कि मुझे ट्रैवलिंग पर्पस से चाहिए, वो ट्रैवलिंग पर्पस की है ही नहीं गाड़ी, तो फिर आपने जो उसकी जो एसेंशियल स्टिपुलेशन थी, जो एसेंशियल था उसके अंदर, वही आपने पूरा नहीं किया, तो वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति कंडीशन जो होती है उसको ब्रीच करता है, जब कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए सेलर जो है बायर की कंडीशन को ब्रीच करता है, तो यहाँ पे उसके पास क्या क्या ऑप्शन आ जाएगा, दोनों में से कोई भी ब्रीच करता है तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, खत्म। दूसरी चीज कि भाई जैसे उसको कंडीशन को वेव कर दे, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया, वो कहता है चल छोड़ यार, मेरी वो गाड़ी उस पर्पस के लिए यूज नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे यूज करता रहूंगा। तो उसने क्या किया, उस कंडीशन को वेव कर दिया, तो यहाँ पे फिर वो खत्म हो जाएगी बात, वो उसको वेव कर सकता है, उसके पास ये ऑप्शन है। मैं नहीं चाहता कि भाई ठीक है, मेरे को गाड़ी ठीक लग रही है, मेरे को नहीं यूज करनी ट्रैवलिंग पर्पस के लिए, मैं कर लूंगा ऐसे यूज, तो मेरी मर्जी के ऊपर है। दोनों में से ऐसी अगर दूसरी तरफ कोई ब्रीच हो रहा है तो वो भी अगर वेव कर देता है तो वेव किया जा सकता है, ये ऑप्शन उसके पास है। तीसरा ऑप्शन होता है कि उसको वारंटी की तरह ट्रीट करे। वारंटी क्या होती है, मतलब कि वो जो ब्रीच हुआ उसको वारंटी की तरह ट्रीट करे। वारंटी क्या होती है, वारंटी का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मैंने स्टिपुलेशन लगाई, जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टिपुलेशन लगाई वो कैसी थी, कोलैटरल थी। कोलैटरल मतलब कि अगर वो नहीं होती पूरी तो उससे मेरा मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म नहीं हो जाएगा। कोलैटरल मतलब साथ की चीज थी उसके। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर बताता है, क्या बोलते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस, कि मेन पर्पस क्या वो कोलैटरल है, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस। और अगर वो चीज तोड़ी जाएगी, वो जो कोलैटरल वाली चीज तोड़ी जाएगी, उससे आपके पास क्या आएगा, सिर्फ डैमेजेस करने का राइट आएगा, कि आप डैमेजेस के लिए दूसरी पार्टी पे स्यू कर दें, आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकते, बट नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, आपके पास ये राइट नहीं आएगा। और सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends in each case of the construction of the contract. A stipulation may be condition though called warranty in the contract. अब कौन सी जो कंडीशन है वो कौन सी जो टर्म्स है वो कंडीशन होगी या वारंटी होगी, वो सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स के हिसाब से वेरी करेगा। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर किसी टर्म को वारंटी लिख देते हैं लेकिन वो इतनी एसेंशियल होती है तो आपके सिर्फ उसको वारंटी लिख देने से वो वारंटी नहीं कहलाएगी, वो क्या बन जाएगी, कंडीशन ही बन जाएगी। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास केस आता है हैरिसन वर्सेस नॉलेस एंड फॉस्टर का वारंटी का जो केस आता है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसको गाड़ी देता है, शिप देता है ये बोल के कि वो 420 किलो की है, लेकिन असलियत में वो कितने की होती है, 320 किलो की होती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन थी ये क्या थी, कोलैटरल ही थी, ये कंडीशन क्या थी, कोलैटरल थी। अगर ये नहीं भी होगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसेंशियल नहीं है ये, तो इसके लिए ये व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके ऊपर डैमेजेस का सूट कर सकता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट नहीं कर सकता। तो यही सारी बात है, तो इसलिए
जब कोई कंडीशन होती है, कंडीशन को वो जो व्यक्ति जिसके साथ ब्रीच हो रही है वो कंडीशन, उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकता है, वारंटी की तरह ट्रीट कर सकता है। मतलब कि उसको वो छोड़ देगा, कहेगा कि ठीक है मैं इसको ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मान रहा, एक काम कर मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं और इसको एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी मान रहा हूं, इसके लिए तो मुझे डैमेजेस पे कर दे। इसलिए यहाँ पे भी हम इसकी जगह पे यहाँ पे बार्टले जो था वो डैमेजेस मांग सकता था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही कर दूंगा ये ना।